स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास और आज 52 यानी 52वीं क्लास ओवरऑल, वरना आधुनिक भारत की ये दूसरी क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत में यूरोपियन कंपनियों के आने का जो क्रम और उनके द्वारा भारत में विभिन्न स्थानों पर जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई उसके बारे में अध्ययन किया। यूरोपीय कंपनियों से संबंधित आज का ये दूसरा क्लास, इससे संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे गए। फिजियोक्रेट कौन थे? इंटरपोलर कौन थे? निशान किसे कहा जाता था? किस ब्रिटिश गवर्नर को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? डुप्ले को नवाब खान की उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई? जैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में आज हम लोग स्टडी करेंगे। और आपको मैं पहले भी बताया कि सिविल सर्विसेज के पर्पज से हम लोगों ने इस क्लास को शुरू किया, जिसमें रात 9 बजे मैं आप लोगों से इतिहास एक्सप्रेस में मिलता हूं, जबकि सुबह के 10 बजे आप लोगों से जीएस मिसलेनियस नितिन सर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इन दोनों क्लास को आप स्टडी करें, पढ़ें और अधिक से अधिक अपने जो है मित्रों में इसे शेयर करें। इंटरपोलर कौन थे? आज के इस सेशन का पहला सवाल। मैं पिछले क्लास में आप लोगों से बताया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के जो आने का सीक्वेंस था, उसके लिए आप सबसे मैंने एक फार्मूला भी बताया था, और वो फार्मूला था क्या? PDEDF। पीडीएफ फाइल आप याद रखते हैं, यहां पीडीएफ ना याद करके PDEDF को जो है याद रखें। और PDEDF का मतलब, पी का मतलब सबसे पहले पुर्तगाल, यानी कौन से लोग आए थे? तो आप बताएंगे कि पुर्तगाली आए। उसके बाद डी फॉर डच, किस देश के रहने वाले थे? आप कहेंगे कि नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। यानी पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। उसके बाद ई मतलब इंग्लिशमैन, यानी कौन? भारत में अंग्रेजों का आना हुआ था। नेक्स्ट डी का मतलब यहां डेन या डेनिश, भारत में डेनिश लोग आए अंग्रेजों के बाद। ये डेनमार्क के रहने वाले थे। फ्रेंच लोग कहां के रहने वाले थे? फ्रांस का, यानी फ्रेंच लोगों का आगमन हुआ। और कंपनी स्टैब्लिश की गई थी ईस्ट इंडिया स्वीडिश कंपनी, बट स्वीडन के लोग भारत न आकर के बल्कि दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार करते रहे थे। अब यहां प्रश्न में पूछ रहा है इंटरपोलर कौन थे? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को ही किस नाम से उन दिनों जाना जाता था? तो आप कहेंगे कि इनको किस नाम से जाना जाता था? इंटरपोलर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इंटरपोलर के नाम से जाना जाता था। यद्यपि कि अंग्रेजों को भारत में सबसे पहले मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो है प्रदान किया था किसने? गोलकुंडा ने। किसने? गोलकुंडा के नवाब ने। और 1632 में इन्होंने गोल्डन फरमान सुनाया था। क्या सुनाया? गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान के तहत यह प्रावधान किया गया कि 500 गोल्डन क्वाइन, जिसको कि तब पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था। 500 गोल्डन क्वाइन देने के बाद इन लोगों को भारत में भारतीय बंदरगाह जो पोर्ट थे वहां से मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो है प्राप्त हो जाता था। तो पहला काम जो है ये गोल्डन फरमान के तहत किया गया था। जबकि दूसरा ये कार्य किया गया था मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर और फर्रुखसियर एंड कंपनी ने 1717 में मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया, शाही फरमान जारी किया, जब सरमन मिशन मुगल दरबार में पहुंचा था। और उसमें एक डॉक्टर जिसका नाम जो है हैमिल्टन था, हैमिल्टन ने असाध्य रोग से पीड़ित, पाइल्स से पीड़ित जो है उस समय व्यक्ति फर्रुखसियर को ऑपरेशन के तहत उनको निजात दिलाई। और उससे ये इतना प्रसन्न हो गए कि भारत के लोगों के लिए इन्होंने सरदर्द बना दिया, अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वाइन जारी करने का अधिकार प्राप्त कर दिया। मिंट्स यानी टकसाल जो है जारी स्थापित करने का अधिकार प्रदान कर दिया। और अंग्रेजों ने सबसे पहले मिंट्स 1757 में 1757 में कलकत्ता में स्थापित किया।
अंग्रेज पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में अपनी खुद की टकसाल जो है स्थापित की थी। जबकि गोल्डन क्वाइन यानी सोने के सिक्के बनाने के कारखाने भारत में सबसे पहले डचों के द्वारा पुलिकट में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? बेहतर होगा कि यहां वस्तुएं जो है लिख दिया जाए। तो किन वस्तुओं का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्यात किया जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका भारत में आगमन होता है 1608 में, तब इन लोगों का स्लोगन था, नारा था क्या? हमको भूमि नहीं, हमें भूखंड नहीं, हमें व्यापार करना है, हमें व्यापार करना है। लेकिन काम इन लोगों ने ठीक उसी का उल्टा किया था। हालांकि उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां भी जो है वैसी ही रही थी। भारत में ये लोग आए तो सबसे पहले भारत से कपास को अपने देश जो है ले जाकर के कपड़ा बना करके और वापस भारत में ला करके बेचने का काम किया। उसका असर था कि आज भी भारत में सबसे अधिक जहां क्लॉथ प्रोडक्शन होता है, कपड़े का जहां जो है उत्पादन होता है, उस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसको? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसको? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसको? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर तमिलनाडु में स्थित शहर, जिसको वहां पर सबसे अधिक कपड़े का उत्पादन किया जाता है। आपके पश्चिम भारत में, गुजरात में अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये विभिन्न शहरों, विभिन्न क्षेत्रों में वो शहर जहां सबसे अधिक कपड़े का उत्पादन होता है उसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यानी सबसे अधिक जो है कपड़े का उत्पादन ब्रिटेन के किस शहर में हुआ? मैनचेस्टर में हुआ था। इन लोगों ने सूती कपड़े का भारत से जो है व्यापार किया, बिल्कुल सही है। नील, उस समय जो है पौधा नील का हुआ करता था, उसका भी व्यापार किया। उसके लिए तमाम आंदोलन भी हुए थे, आगे पढ़ाया जाएगा। कच्चा रेशम का भी इन लोगों ने व्यापार किया, लेकिन काफी नहीं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2 3। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। आगे देखें, निशान किसे कहा जाता था? अंग्रेजों का झंडा, अंग्रेजी जहाजों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, पुर्तगालियों को मिला एक फरमान, या अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, एक लाइन में कहो तो बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी में मुक्त व्यापार करने का जो आज्ञा पत्र होता था उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, उसी को आज्ञा पत्र जो है कहा जाता था। और मैंने बताया कि सबसे पहले जो है 1717 में सरमन मिशन जब गया था, सरमन मिशन किसके दरबार में? फर्रुखसियर के दरबार में। तो फर्रुखसियर ने शाही फरमान जो है जारी किया था और बंगाल के क्षेत्रों में, जो कि उस समय का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, वहां व्यापार करने का अधिकार फर्रुखसियर के द्वारा ही प्रदान किया गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% सही होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जहांगीर के शासनकाल में ही सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था। उसके बाद जो है जहांगीर के बाद शाहजहां शासक हुआ। तो मैं पढ़ाया तो आपको पहले बताया कि जहांगीर का शासनकाल भारत में चित्रकला का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ आर्ट इन इंडिया कहा गया, जबकि शाहजहां का शासनकाल गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर्स यानी भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। तो वो ऊपर वाला जो था जहांगीर, उसको चित्र बनाने से फुर्सत नहीं थी, ये महोदय को ताजमहल बनाने से फुर्सत नहीं थी, ये उसी में व्यस्त रहे थे। इसीलिए इन दोनों का जो शासनकाल था यूरोपीय कंपनियों का स्वर्णकाल था। ये अपनी दुनिया में मगन रहे थे, इनको किसी चीज से जो है कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो औरंगजेब तो अपने बाप का नहीं हुआ, इन लोगों का क्या चलाया जाए। बहरहाल अगला प्रश्न देखा जाए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन। जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए कब दिया गया था? तो आप कहेंगे यह फरमान इन्होंने 1611 में इनको दिया था। लेकिन चूंकि पूछ रहा है कि सूरत में,
सॉरी, सूरत में 1613 में इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाना, पहला अंग्रेजी कारखाना मसूलीपट्टनम में, जो कि अब ये जगह आंध्र प्रदेश में पड़ती है, उन दिनों गोलकुंडा में पड़ता था, यहां पर स्थापित करने का जो है फरमान 1611 में सुनाया गया था। बिल्कुल सही है। सर टॉमस रो को इंग्लैंड की वापसी जो है कब हुई? पुलिकट के आर्मा गांव में अंग्रेजों का कारखाने की जो है स्थापना कब हो गई? तो अगर सिर्फ यही दो आपको आंसर पता है, मैं इससे पहले भी बताया था कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1608 में, ये टेम्परेरी थी, अस्थायी फैक्ट्री थी, जिसको सूरत में स्थापित कराया था। कब? सूरत में। क्योंकि यह बिना आदेश की फैक्ट्री स्थापित कर ली गई थी, बिना जहांगीर के आदेश की स्थापित कर ली गई, इसलिए पुर्तगालियों ने जहांगीर को मिसगाइड कर दिया और जहांगीर ने इस फैक्ट्री का बुलडोजर चलवा दिया, बुलडोजर बाबा बन गया। तो उसके बाद जब 1611 में इसने उसके लिए बाकायदे फरमान जारी किया, जब इसकी मुलाकात जो है आगरा में हुई थी, किससे? तो पहला अंग्रेज जो कि भारत में समुद्र के रास्ते भारत आया था, जिसका नाम मैंने बताया था विलियम हॉकिंस से, जिसको इसने इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किया था, बाकायदे अपने यहाँ 400 रुपए का मनसब भी जो है उसे प्रदान किया था। और उसके बाद इन्होंने फरमान सुनाया। तो सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री जो है कब जारी की गई थी सूरत में? तो आप कहेंगे कि 1613 में। और पहली अस्थायी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में। तो ए का कौन सा होगा? दूसरा। ए का कौन सा होगा? दूसरा। तो ये दो विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गए। और बी का कौन सा होगा? पहला। पहला तो अब ये नहीं सही हो सकता है, ये विकल्प सही होगा तब जब आपको जो है बस इतना ही पता हो तब। बाकी मैं बताया था कि टॉमस रो भारत आने वाला जो है दूसरा अंग्रेज था, जो कि 1615 से लेकर के और 1619 तक रहा था, 1619 तक रहा था। और ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में इनके दरबार में ये आया था, यद्यपि कि इसका भारत में आगमन 1611 में ही हो चुका था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जिसका नाम मैंने बताया था कैप्टन हॉकिंस, और वो आया 1608 में, तो वो रहा था 1608 से 11 तक। अगला प्रश्न को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए मिलाया जाए। यहां प्रथम कोठी, कोठी का मतलब फैक्ट्री, और फैक्ट्री उन दिनों की फैक्ट्री आज की तरह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं होती थी, एक स्टोर हाउस के रूप में, गोडाउन के रूप में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। और पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा भारत में स्थापित किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। एक कहां पर स्थापित हुई? तो कोचीन में, आज केरल जो है उन दिनों कालीकट के नाम से जाना जाता था। पोर्चुगल पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने कि भारत में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1503 में और कोच्चि में। तो दिए हुए पहले का चौथा सही होगा, यानी ये दो विकल्प तो जो है ऐसे ही नहीं सही होंगे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम में 1605 में जो है किया था, यानी बी का कौन सा विकल्प सही होगा? बी का पहला सही होगा। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की गई जो कि टेम्परेरी थी, जिसे गिरवा दिया गया था, वो 1608 में सूरत में, यानी सी का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो सी का जो है तीसरा विकल्प सही होगा। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन था, कौन सा तीसरा विकल्प सही होगा? पहली डैनिश फैक्ट्री 1620 में ये तमिलनाडु के ट्रम्ब के केबर में स्थापित हुई। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में छत्रपति शिवाजी के सहयोग से, या कह लें मराठों के सहयोग से ही स्थापित किया था। भारत में फ्रांसीसियों को अपने जड़ जमाने में मराठों ने सर्वाधिक सहयोग किया था, छत्रपति शिवाजी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, निम्न में फिजियोक्रेट कौन थे? इंटरपोलर कौन थे? अभी मैंने पीछे बताया था इंटरपोलर कौन थे। तो मुक्त व्यापार करने वाले जो उस समय के ब्रिटिश या अंग्रेज व्यापारी थे, उन्हीं को इंटरपोलर कहा जाता था। जबकि जो ये फ्रेंच ऐसे जो व्यापारी थे जो कि मुक्त व्यापार जो है फ्री ट्रेडिंग करना चाहते थे, ऐसे व्यापारियों को ही फिजियोक्रेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिजियोक्रेट। और इसके लिए जो आज्ञा पत्र उन दिनों जारी किया जाता था उसको निशान कहा जाता था।
भारतीयों के संदर्भ में, जबकि अंग्रेजों के लिए वो मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? जी हां, अजीम मुसान ने कब? 1696 में, 1696 में इन्होंने कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान किया था। इतना ही नहीं, 1200 रुपए में इन्होंने गोविंदपुर, कौन सा? गोविंदपुर, सुतानुती और जी हां कालीकट, ये क्षेत्र जो है, ये गांव थे तीन उन दिनों के। इन तीनों गांवों को 1200 रुपए में इन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। वो दौर था जब 1200 रुपए में गांव मिल जाते थे, अब तो गांव नहीं मिलते हैं। बहरहाल इन्हीं क्षेत्रों को बाद के दिनों में जब अंग्रेजों ने इनको अपने फोर्ट के रूप में, यानी इनकी किलेबंदी कराना शुरू किया, तो वहां का स्थानीय जो है जमींदार था जिसका नाम था शोभा सिंह ने इसका विरोध करना शुरू किया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना किया था। किसकी? फोर्ट विलियम की स्थापना की। जबकि सेंट जॉर्ज की फोर्ट की स्थापना इन्होंने मद्रास में किया था। पिछले क्लास में संभवतः मैंने इस बात को बताया भी था आप लोगों से। और इस तरह से कालांतर में यहीं पर हुगली नदी के तट पर इन लोगों ने जिस शहर की स्थापना की उसे कलकत्ता के नाम से जो है जाना गया। काली माता का स्थान, जिसे कि ये लोग कलमट्टा करते थे, क्योंकि अंग्रेजी में तो होता ही नहीं है, वही कलमट्टा फिर कलकत्ता, और आगे चल करके हम लोगों के लिए वो काली माता, इन लोगों के लिए जो है कलमट्टा था, फिर कलकत्ता हुआ, कोलकाता हो गया। कोलकाता जो कि भारत की जो है राजधानी भी रही थी। कोलकाता की स्थापना वर्ष 1698 में किसके द्वारा किया गया था? जाप चारनौक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जाप चारनौक के द्वारा जो है किया गया था। लेकिन सबसे पहला शहर जो इन्होंने स्थापित किया वो था मद्रास को 1640 में इन्होंने स्थापित किया। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, ना फ्रांसिस डे ने किया था। यही मद्रास जो कि अब चेन्नई कहलाता है और तमिलनाडु की राजधानी है। बॉम्बे शहर की स्थापना भी इन लोगों ने ही किया था और इसे 1678 में गेराल्ड आंगियर के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गेराल्ड आंगियर के द्वारा स्थापित किया गया था। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ ज्यादा ही नहीं है, अभी तो बता दिया यार। जाप चारनौक के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई? कलकत्ता, जो कि ब्रिटिश हुकूमत में भारत की राजधानी भी रही थी। फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास शहर की स्थापना की, अपने मदर को डेडिकेट करते हुए। जिस शहर की स्थापना इसने किया था उसी को जो है कब? 1640 में। जबकि कलकत्ता की स्थापना जो है 1698 में जाप चारनौक के द्वारा किया गया था। गेराल्ड आंगियर ने बंबई शहर की स्थापना की। बाद में माता मुंबा देवी के नाम पर इसका नाम बंबई से मुंबई हो गया। कब? 1678 में शॉर्ट लेक आइलैंड पर। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा कब? पांडिचेरी शहर की स्थापना किया गया था। ये पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए का चौथा, यानी ये और ये जो है नहीं होंगे। उसके बाद बी का पहला यही दिया है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 ना अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए किया जाए। एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर था और सर्जन डॉक्टर था। इसका भारत में आगमन हुआ था वर्ष 1717 में। कब? 1717 में, जब सरमन मिशन भारत आया। कौन सा मिशन? सरमन मिशन। कई बार इसकी चर्चा मैंने किया। सरमन मिशन किसके दरबार में आया था? आप कहेंगे फर्रुखसियर के दरबार में आया। किसके दरबार में? फर्रुखसियर के दरबार में आया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में आपसे पूछ रहा है एडवर्ड स्टीफेंसन, एक अंग्रेज सर्जन जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर के फर्रुखसियर ने 1717 में शाही फरमान सुनाया, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। यानी ए का कौन सा विकल्प होगा? जी हां, 4, यानी ए का 4
यानी ये और ये तो जो है आंसर नहीं होंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो कि वर्ष 1609 से लेकर के वर्ष 1615 तक ये भारत में पुर्तगाल वायसराय के रूप में रहा था। इसी ने गोवा पर अधिकार कर लिया था और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी बी का कौन सा होगा? तीसरा सही होगा। कौन सा? तीसरा सही होगा। तो बी का तीसरा, बी का तीसरा ये नहीं हो सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, सी विकल्प सही होगा और 100% जो है सही होगा। डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसको मैंने आप लोगों से बताया भारत में आने वाला ये पहला वायसराय या पहला यूरोपियन वायसराय था, जो कि वर्ष 1600 कब से 5 से लेकर के 1609 तक रहा था। और ये अपने ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए काफी फेमस हुआ। ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जो है इसे जाना गया। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति के नाम से भी जाना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, बताने की कोई जरूरत नहीं, और यह पहला पुर्तगाली था जिसने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। हमारी किताबों में कुछ बातें ऐसी लिखी गई है, विश्वास नहीं होता है। अब लिखा गया है, यूरोपियों ने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत गायब हो गया था जो उसने खोज दिया। अगर आप किसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो आप वहां पहुंचने के रास्ते की खोज करते हैं, न कि उस जगह की खोज करते हैं। तो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति वास्को डी गामा था और भारत में इसका आगमन 1498 में हुआ। कहां पर हुआ था? तो ये वाला बेल्ट है जिसको कि मालाबार कहा जाता है, तब कालीकट कहा जाता था, अब कोच्चि कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। तो ए का तीसरा, यानी ये विकल्प और ये विकल्प सही नहीं होंगे। कोलंबस स्पेन की मदद से, मूल रूप से तो ये इटली का रहने वाला था, स्पेन की मदद से भारत खोजने चला था और ये पट्टा खोज दिया कहां? अमेरिका में पहुंच गया था। स्पेशली वहां पर एक आइलैंड था, मध्य अमेरिका का जो है एक देश है, और एल सल्वाडोर, उसी आइलैंड पर ये पहुंचा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही? तो बी का पहला सही होगा। बी का पहला तो यहां पर भी तीसरा विकल्प ही सही है। बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं कि तस्मान ने किसकी खोज की थी? इनकी खोज की थी। कैप्टन कुक, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, इसने इसका खोज किया था। यानी दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। हमारी संस्था के द्वारा यह टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको जिंदगी के महाभारत में अर्जुन बनाने के लिए, परीक्षाओं के महाभारत में अर्जुन बनाने के लिए यह टेस्ट सीरीज जो है शुरू किया गया है। आप इस ऐप को जो है डाउनलोड करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आगे देखें, निम्न में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सबसे अधिक विरोध भारत में किसने किया था अंग्रेजों का? तो जी हां, मराठों ने किया था। मराठों की शक्ति से अंग्रेज भी जो है बड़े सशंकित थे, और यही वजह था कि जब मकर संक्रांति के दिन वर्ष 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने अहमद शाह अब्दाली को हल्की तोपें और बंदूक जो है उपलब्ध कराई थी। अंग्रेज तब एक तीर से दो निशाना कर रहे थे। अगर भारत में मराठा जीत जाते तो अहमद शाह अब्दाली हार जाता, तो ईरान वाला जो वो बेल्ट था जहां पर वो शासन कर रहा था, वहां अंग्रेज हावी हो जाते हैं। और नहीं तो अगर भारत में मराठा हार गए तो भारत का वो क्षेत्र जो कि मराठों के कब्जे में था, वो शक्ति जिनसे अंग्रेज सर्वाधिक भयभीत थे, इनके लिए जो है भारत स्वतंत्र हो जाता। आखिरकार भारत के नसीब में अंग्रेजों की जो है गुलामी लिखी थी, और वही हुआ। मराठे उस युद्ध में जो है हार गए थे। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, लेकिन सबसे अधिक फायदे में थे कौन? अंग्रेज।
अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने किया था। और बिल्कुल अगर पूछता कि किसने विरोध नहीं किया, तो बिल्कुल किसी ने भी विरोध नहीं किया, तो उस प्रश्न का जो है सही जवाब होता कौन? सिख। जो सिख लोग थे, इन्होंने राजा रणजीत सिंह, इनका भी जो है कभी जलवा था, लेकिन इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ हमेशा दोस्ती का ही रवैया अपनाया रहा। इवन दैट 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति में सिख समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जो है विरोध भी नहीं किया और न ही क्रांतिकारी सैनिकों का साथ दिया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। आगे बढ़े। गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान कब दिया गया था? 1632 में जो है दिया गया था। कब दिया गया? 1632 में दिया गया था। और जिसके तहत मैंने बताया था कि 500 यानी 500 गोल्डन क्वाइन, जिसको तब पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था, 500 पेगौड़े दे करके, और कोई भी उस समय की ईस्ट इंडिया का जो है व्यक्ति इंटरपोलर हो सकता था, यानी मुक्त व्यापार करने का उसको अधिकार प्राप्त हो सकता था। यही गोल्डन फरमान था। 1717 में भी एक फरमान सुनाया गया था, और यह सुनाया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर के द्वारा यह सुनाया गया। फर्रुखसियर, जिसको कि घृणित कायर कहा जाता था, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, इसका शासनकाल भारत में कब से कब तक जो है रहा था? तो आप कहोगे कि इसका शासनकाल वर्ष 1707 से लेकर के कब तक? तो वर्ष 1712 तक जो है रहा था। और इसी के द्वारा ये फरमान 1713 से जो है 19 तक रहा था, और इसी के द्वारा 1717 में, कब? 1717 में यह शाही फरमान दिया गया था। शाही फरमान इसको जो है कहा गया। तो अगर जो है आपसे प्रश्न से पूछता कि शाही फरमान किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने दिया था। कब? 1717 में। लेकिन आपसे गोल्डन फरमान के बारे में पूछ रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। आगे, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगाली, जो कि भारत में आए थे व्यापार करने, लेकिन मौका मिला तो इन लोगों ने भी पार करने से जो है नहीं चुके। पुर्तगालियों ने अपने आप को सागरों का स्वामी घोषित किया। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, ये पुर्तगीज वर्ड ही है जो कि अब अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, इन लोगों ने ही लाया। काजू, रबर, पपाया, ये सब इन्हीं के द्वारा जो है लाया गया था। उससे पहले भारत के लोग इसको नहीं जानते थे। तंबाकू इन लोगों के देश में बैन हो गया, लेकिन हम लोगों के देश में बताने की जरूरत ही नहीं। और ये लाए भी तंबाकू, इनके सारे आइटम जो है खूब बिके। जो नहीं बिक रहा था वो तंबाकू इन लोगों ने बेच भी दिया बड़ी ट्रिक से। दक्षिण भारत के लोगों में इन्होंने भ्रम पैदा कर दिया कि हम यूरोप वाले इसलिए गोरे होते हैं कि तंबाकू खाते हैं। अब बताओ, दक्षिण भारत में तंबाकू बिकेगा कि नहीं बिकेगा? क्योंकि दक्षिण भारत वाले तो वैसे ही गोरे थे। आज हालात यह है कि आज तक हम लोग गोरे हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो गोरे हैं वो भी मुंह में जो है गुटखा भर करके और चिमनी बने जो है घूम रहे हैं, सीधा बात नहीं कर पाते हैं। कैसे हो? कहीं कहीं तो बड़ी विचित्र स्थिति। जब मैं ऑफलाइन बैच जो है पढ़ाता था, मुझे याद है जब पढ़ा करके क्लास से जो है बाहर निकला तो हमारे कुछ शिष्य जो कि मुंह में गुटखा जो है भरे पड़े थे, तो कुछ तो इतने संस्कारवान थे जिन्होंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं तो साइड हो गए, और कुछ जिनके यहाँ संस्कार का अंतिम संस्कार हो चुका था, मुंह में गुटखा भरे भरे एक शिष्य जो है बोला, गुरुजी नमस्ते। गुरुजी भी 4 कदम पीछे हट गए, क्योंकि वहां का माहौल वो ऐसा बना रखा था जैसे लगता था कि सर का नाबदान इधर से ही बह के जाता है। हम भी पीछे हट गए कि हट जाओ, हो ना हो गुरुदक्षिणा बाहर निकाल दे तो और जो है दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे तमाम जो है लोग आपको हिंदुस्तान में दिखेंगे। गोरे तो नहीं हुए, लेकिन कैंसर के मरीज जरूर हो गए। और अब तो हालात ऐसे हैं कि कुछ कंपनियां जो भारत में गुटखा बनाती हैं, वही कंपनियां कैंसर हॉस्पिटल भी खोल रखी हैं। मैंने क्या गजब बिजनेस का जो है ट्रिक है। गुटखा खाओ, कैंसर हो जाए तो इधर आओ, ठीक हो जाओ तो जाओ, फिर खरीद के खाओ। तो
दिए हुए प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का जो है अड्डा किसने बना दिया। जो लोग अपने को सागरों का स्वामी कहते थे, सागरों का स्वामी, इनकी नौसेना जो है उस समय शानदार थी और उसका परिणाम था कि भारत में जो टैक्स लेते थे उसको कार्टेज टैक्स के नाम से जाना जाता था। कार्टेज टैक्स, इवन दैट कि उस समय का शासक जो कि सम्राट अकबर उस समय जो है बहुत ही ताकतवर था, लेकिन उसको भी इन समुद्री क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों को टैक्स चुकाना पड़ता था, क्योंकि इन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने जो है अपना अधिकार कर रखा था। ये पुर्तगाली इस वाले बेल्ट में जो है पुर्तगाल लोग जो है गए तो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर इन्होंने हुगली शहर की स्थापना की और बाद में वर्ष 1632 के आते आते इन लोगों ने इसको लूटपाट करने का जो है अड्डा बना लिया, जिसका परिणाम हुआ कि 1632 में शाहजहां ने हुगली को जो है तबाह कर दिया, पुर्तगालियों से खाली करा लिया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। हुगली को लूटपाट का अड्डा किसने बना लिया? पुर्तगालियों ने। यहां पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना सबसे पहले किसने किया? पुर्तगालियों ने। और किस मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों से इसको खाली कराया? उसका नाम था जो है शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां, जिसका वास्तविक नाम जो है खुर्रम था। और इसने वर्ष 1628 से लेकर के 1658 तक भारत पर शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? भारत में मैंने बताया था कि सबसे पहले आए थे कौन से? पोर्चुगल। सबसे पहले चले गए कौन से? डेन। ये सबसे पहले चले गए। पुर्तगाली आए सबसे पहले, गए सबसे बाद में। ये लोग 1961 तक जो है रहे थे, लेकिन पुर्तगालियों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। जो सबसे बाद में आए थे कौन से? फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का जो है गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। और डुप्ले जो है जिसने कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति जो है अपनाया। कौन सा? फूट डालो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाता है। यह शुरू किया श्री गणेश तो इसी ने किया था, लेकिन इसका सबसे अधिक जो है फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। और भारत में भारतीय शासकों के झगड़ों में इंटरफेयर करने का काम सबसे पहले डुप्ले के द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसको आगे मैं बताऊंगा कि नवाब खान की जो है उपाधि भी जो है प्रदान किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का या कह लो कि ब्रिटिश पावर का वास्तविक संस्थापक था, जो कि एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और बंगाल के गवर्नर तक के पद तक पहुंचा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को या कह लो ब्रिटिश हुकूमत को स्थापित करने वाला व्यक्ति यही था, रॉबर्ट क्लाइव। वो अलग बात थी कि अंत में जो है अपने देश में जाकर के इसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। लेकिन इसने आत्महत्या किया जरूर, लेकिन उससे पहले न जाने कितने हिंदुस्तानियों को वर्षों तक हत्या कराने पर जो है विवश कर दिया था। अल्बुकर्क जो कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। पोर्चुगीज पावर, पुर्तगाली शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स, जो कि मैं आगे जब गवर्नरों को पढ़ाऊंगा तो इन सबों के बारे में चर्चा करूंगा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प ना, दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे कि बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किस नदी के तट पर यह युद्ध हुआ? तो आप कहेंगे कि गंगा नदी के तट पर युद्ध हुआ। वर्तमान में बक्सर कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे कि बक्सर जो है बिहार का जिला है। और यह युद्ध हुआ था किसके बीच? तो मीर कासिम और बंगाल के उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब थे, गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बीच हुआ था। तो इसलिए यह पहला विकल्प सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सुमेलित नहीं है। वो अलग बात है कि बक्सर युद्ध को जीत लेने के बाद ही अंग्रेजों ने लगभग भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। प्लासी की लड़ाई को जीतने के बाद 1757 में अंग्रेजों ने सिर्फ बंगाल पर अपना अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट
अधिकार किया, लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद तो फिर उन्होंने मामला आर पार ही कर दिया था। वांडीस्वास का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो वांडीस्वास का युद्ध जो है लड़ा गया कब? तो आप कहेंगे ये लड़ा गया था 1760 को, 1760 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध, भारत में सबसे पहले कर्नाटक में ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने नाटक करना शुरू किया और 3-3 राउंड की लड़ाइयां यहां पर हुई थी, जबकि इनका यहां कोई लेना देना नहीं। जो पहली लड़ाई हुई थी वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध की वजह से हुआ 1746 से 1748 तक। दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था 1749 से 54 तक लड़ा गया था, वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मामले में इंटरफेयर करने की वजह से हुआ था। और तीसरा जो कि ब्रिटेन के सप्तवर्षीय युद्ध से जो है प्रभावित था, और ये 1756 से लेकर के 63 तक हुआ था। 7 वर्षों तक ये युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, उसी का हिस्सा था। कौन सा? वांडीस्वास। कब हुआ? 1760 में। और इसी युद्ध में ब्रिटिश लोगों ने वांडीस्वास में फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से वास कर दिया, साफ कर दिया, यानी फ्रेंच पावर का ऐसी की तैसी कर दी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है? जी हां, यही सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को श्वालल्ली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, ये कब? तो ये घटना 1608 में ही हुई थी। और 1608 में सूरत में एक जगह श्वालल्ली, जहां पर थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, और इन क्षेत्रों पर इन्होंने पहली अस्थायी फैक्ट्री यहां पर स्थापित किया था, टेम्परेरी फैक्ट्री स्थापित किया। लेकिन पुर्तगालियों ने तब उस समय के वर्तमान शासक जहांगीर को अंग्रेजों के बारे में सशंकित किया, भड़काया, इसीलिए उस फैक्ट्री को उसने गिरवाया। और चूंकि अभी थॉमस बेस्ट इतना बेस्ट नहीं था कि जहांगीर के सामने जो है, यानी मुगल शक्ति के सामने खड़ा हो सके। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो समुद्र के रास्ते जो है भारत आया था। जमीन के रास्ते भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? आप कमेंट करके हमको जरूर बताना। सब लोग, जो लोग मुझको जो है सुन रहे हैं, सब लोग जो है कमेंट करना। अगर आपसे पूछे कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति, मैंने बताया विलियम हॉकिंस, जो कि हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत आया था। लेकिन जमीन के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप जरूर कमेंट करके जो है बताना। थॉमस रो, जो कि दूसरा था, और ये 1615 में इसके दरबार में आया। भारत में 1611 में ही ये आ चुका था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अभी जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1746 से 48, 1746 to 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध। और किस संधि के वजह से समाप्त हो गया? एक्स-ला-सापल की संधि। इसका कारण क्या था? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के वजह से यह लड़ाई हुई थी भारत में, कर्नाटक में। दूसरा, कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो आप कहेंगे 1749 से लेकर के 1754 तक, 1749 to 54। और कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है खत्म हुआ था, किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था? किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आप कहेंगे कि यह युद्ध जो है अनिर्णायक रहा था, अनिर्णायक जो है युद्ध रहा। जबकि तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1756 से 63 के बीच हुआ था।
1756 के से 63 के बीच हुआ था। और ये जो है समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? तो पेरिस की संधि के तहत जो समाप्त हुआ था। इसका क्या कारण था? तो आप कहेंगे कि इसका कारण था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उत्तराधिकार ना सप्तवर्षीय जो युद्ध हो रहा था, जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उसका परिणाम था। 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ उसका परिणाम था। सप्तवर्षीय, आइए देखते हैं कौन सा सही होता है। तो ए का चौथा, अगर आपको बस यही पता है तो आगे कुछ करने की जो है जरूरत नहीं है। मैसूर का जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत में जो है पहली हार हुई थी, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध मैंने अभी आपको बताया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया था? उस व्यक्ति को कहा गया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लिपिक के रूप में, एक गवर्नर क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन गवर्नर के पद तक पहुंचा, जिसने बंगाल जैसे उस समय बड़े साम्राज्य को प्लासी की लड़ाई में अपनी कूटनीति की वजह से जो है जीत लिया। और बंगाल नहीं, उसके बाद तो बक्सर के बाद उसने पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार जो है कर लिया। इतना तेजी से इसने भारत में तरक्की किया कि उसकी जो है तरक्की से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है परेशान हो गई और इसको वापस बुला लिया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है, और ये व्यक्ति अंत में जाकर के सुसाइड कर लिया, अपने देश में आत्महत्या किया था। तो आपसे पूछा जाता है कौन सा वो गवर्नर जिसने कि बंगाल का गवर्नर जो कि सुसाइड कर लिया? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इसको भारत में ब्रिटिश हुकूमत का रियल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो कि एक क्लर्क के रूप में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अल्बुकर्क था, जिसने गोवा को जीता और न सिर्फ गोवा पर अपना अधिकार किया बल्कि जो है पुर्तगाल को एक साम्राज्य के रूप में भारत में स्थापित किया था। डुप्ले, जिसने कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो की नीति इसी के दिमाग की उपज थी। अंग्रेजों ने उसका अधिकतम इस्तेमाल किया, वो अलग बात थी। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका भी जो है 2 कार्यकाल रहा था। कभी आगे चल करके पढ़ाऊंगा कि 1786 से लेकर के ये 1793 तक अपने पहले कार्यकाल में रहा, और दूसरे कार्यकाल में 1805 में जब आया तो फिर कभी ये गया ही नहीं। कहा जाता है कि ड्रग्स लेने का ये आदी था, अफीम खाने की वजह से मर गया। और एकमात्र ऐसा वायसराय है, एकमात्र ऐसा जो है गवर्नर है जिसकी समाधि भारत में स्थित है। कहां पर? भारत में स्थित है। और भारत के जिस शहर में स्थित है उस शहर को लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, शहीदी धरती कहा जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है जिला है कौन सा? गाजीपुर। गाजीपुर के जो लोग होंगे उनको पता होगा, पीजी कॉलेज जो वहां का डिग्री कॉलेज है उसी से जो है जस्ट बगल में लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और अब तो मध्य शहर में है। तब उन दिनों गंगा नदी के किनारे उसको स्थापित किया गया था, उसका मकबरा बनाया गया था। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा कुछ लोगों के लिए तो बड़ा सुविधा है इसकी वजह से, खैर छोड़िए। अगला प्रश्न को देखें। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांदार शाह ने, अकबर द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने, या शाह आलम द्वितीय ने? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, आलमगीर द्वितीय के द्वारा ही इसको नवाब खान की उपाधि दिया गया था। 1707 के बाद औरंगजेब जब तक भारत में रहा तब तक अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी। अंग्रेजों ने सबसे अधिक जो है अपना ग्रोथ किया था, मैंने अभी बताया था, शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, और जब औरंगजेब का शासनकाल आया तब तो जो है बताने की जरूरत ही नहीं थी। औरंगजेब के समय में यह भी हालात आए थे कि लगा कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। वहां के
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसने फरमान भी ऐसा जो है सुनाया था। लेकिन भारत के मुकद्दर में अंग्रेजों की गुलामी लिखी थी। हालात ऐसे हुए कि चार्ल्स सेकंड पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ जो है शादी कर ली, और शादी कर ली तो बंबई जो है दहेज में दे दिया गया। किसको? अंग्रेजों को। और इस तरह जो है जो अंग्रेज भारत जो है छोड़ने के लिए अब विवश हो रहे थे उनको फिर ठौर ठिकाना मिल गया। जो पुर्तगाली भी चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं, उनको फूटी आंख से नहीं देखना चाहते थे। अब रिश्ते में अंग्रेज जो है पुर्तगालियों के जीजा जी हो गए, तो पुर्तगालियों ने भी उनको सहयोग दिया। और उसके बाद तो जो है बताने की जरूरत ही नहीं है। ये पट्टे 1947 तक रहे और गए भी तो भारत को एक ऐसा रोग दे करके गए जिसको कि आने वाली न जानी हजारों पीढ़ियां इसको झेलती रहेंगे। कहा है गया है कि खता लम्हों ने क्या कर दी सजा सदियों ने पाई है। खता लम्हों ने क्या कर दी सजा सदियों ने पाई है। कीमत कभी उन्होंने चुकाई है, कभी इन्होंने चुकाई है। अंग्रेज भारत छोड़े जरूर, लेकिन भारत का विभाजन कर दिए, भारत को खंड खंड टुकड़ों में कर दिए। और एक सरदर्द जो दे करके चले गए पिचासपुरी, वो भारत के लिए जो है हमेशा नासूर बना हुआ है। बहरहाल इस सेशन का अंतिम प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। ये चाइल्ड ही नहीं था, इसका ये नाम था। ये ना समझिएगा कि हिंदी में अब इसका नाम बच्चा होगा, लेकिन दिमाग से चाइल्ड ही था और महा चंडाल था। और यही वजह था कि औरंगजेब ने इसको भारत छोड़ देने का फरमान जो है सुना दिया। हालांकि इसने फिर अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली और मुगल जो उस समय जहाज थे, जो व्यापारी थे, उनके साथ जो है फिर मधुर बर्ताव करने का जो है जब इसने वादा किया तो फिर इसको जो है छोड़ दिया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। औरंगजेब जिसका शासनकाल जो है भारत में कब से कब तक रहा? 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। औरंगजेब के शासनकाल में ही ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा एक मिशन भेजा गया। औरंगजेब मिलने से मना कर दिया क्योंकि बड़ा विचित्र व्यक्ति था। दुनिया के रीति रिवाज से इसका कोई मतलब ही नहीं था। और कहा भी गया है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ और आगे चल करके उसका भी कोई नहीं हुआ। तो अपने बाप को इसने लगभग 8 साल तक आगरा के जेल में कैद करके रखा था। तब तक कैद करके रखा जब तक कि वो परमानेंट जो है मुक्त नहीं हो गए थे। बहरहाल ये था आज का सेशन, आज का 2020 सीरीज। आप अपने जो है अद्भुत विचार कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें। जितने लोग जो है मुझको वॉच कर रहे हैं, आप सबसे मैं जो है निवेदन करूंगा कि आप इस क्लास के बारे में अपने विचार जो है जरूर अधिक से अधिक जो है शब्दों में लिखें। और आप लोगों से एक मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करें। कर भला तो हो भला, करके भलाई देख लो। और उसी का एक हिस्सा है हमारी संस्था के द्वारा ये विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो है जारी की गई है। आप इन दिए हुए नंबरों पर जो है फोन करके और इन पुस्तकों को प्राप्त करें, इस्तेमाल करें। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और उसके बाद अधिक से अधिक अपने जो है मित्रों में शेयर करें। तो यह था आज का सेशन। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।